ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें 4 दोस्त मछली पकड़ते समय एक खतरनाक तूफान में फंस जाते हैं। कहानी की शुरुआत एनएफएल खिलाड़ी मार्क्विस कूपर से होती है, जो अपने कोच निक के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। वहां उसका एनएफएल टीममेट कोरी स्मिथ भी मौजूद होता है। इन तीनों के बीच सिर्फ कोच खिलाड़ी का रिश्ता नहीं, बल्कि गहरी दोस्ती भी होती है। वे सभी अपने अपने परिवारों के साथ डिनर करते हैं। उसी दौरान उनका पुराना एनएफएल साथी विल भी आ जाता है। विल बताता है कि उसे अभी अभी नौकरी से निकाल दिया गया है, इसलिए वह बहुत परेशान है। विल का मन हल्का करने के लिए चारों दोस्त तय करते हैं कि शनिवार को उसे डीप सी फिशिंग पर ले जाएंगे। शनिवार की सुबह विल निक को जगाने जाता है। विल सबके लिए 40 सैंडविच तैयार करता है। निक वह चमकीली नारंगी जैकेट पहनता है जो उसकी माँ ने उसे दी थी। निक की पत्नी पाउला उसे मोशन सिकनेस की दवा ड्रामामाइन लेने को कहती है, लेकिन निक कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा। निक और विल पोरी के घर पहुंचते हैं। वे एक छोटी नाव में समुद्र की ओर जाने वाले होते हैं। निक देखता है कि मार्क्विस ने अपना सारा सामान पैक कर लिया है, क्योंकि अगले दिन मूविंग कंपनी आने वाली है। मार्क्विस हर साल घर बदलने से थक चुका है। निक मजाक में कहता है कि वह उसकी जिंदगी से अपनी जिंदगी बदल लेगा, लेकिन मार्क्विस इस जगह से बहुत जुड़ा हुआ है। उसे यहाँ मछली पकड़ना बहुत पसंद है। वह कहता है कि जहाँ वह जा रहा है ओकलैंड में ऐसा कुछ नहीं है। मार्क्विस अपनी पत्नी और बेटी को अलविदा कहता है और फिशिंग के लिए निकल पड़ता है। वे समुद्र किनारे पहुंचते हैं। मार्क्विस बताता है कि तूफान आने वाला है, लेकिन वे उससे पहले वापस आ जाएंगे। वे अपने फोन प्लास्टिक बैग में बंद कर देते हैं, क्योंकि कुछ मील आगे नेटवर्क नहीं मिलेगा। विल रेडियो के बारे में पूछता है और मार्क्विस कहता है कि नाव में रेडियो है। वे मेक्सिको की खाड़ी में मछली पकड़ने निकल जाते हैं। उधर निक की माँ उसे वॉइसमेल छोड़ती है और कहती है कि उसने मौसम की खबर देखी है और वह चाहता है कि निक उसे वापस कॉल करे। वह निक के पिता को भी फोन कर देती है, लेकिन समुद्र में निक को इन कॉल्स की कोई जानकारी नहीं होती। नाव में सब लोग संगीत सुनते हुए मछली पकड़ रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में निक को उल्टी सा महसूस होने लगता है। वे मार्क्विस की पसंदीदा जगह पर लंगर डाल देते हैं और मछली पकड़ने लगते हैं। तभी मौसम अचानक बिगड़ने लगता है। उन्हें तुरंत वहां से निकलना होता है। कोरी लंगर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वह फंस जाता है। लंगर समुद्र की तलहटी में पड़े एक पुराने जहाज से अटक गया होता है। चारों मिलकर जोर लगाते हैं, लेकिन लंगर नहीं निकलता। तब कोरी एक तरीका सोचता है। वह नाव चालू करके इंजन की ताकत से लंगर खींचने की कोशिश करता है। सबको लगता है कि यह काम कर जाएगा, लेकिन तभी नाव का अगला हिस्सा ऊपर उठने लगता है। उसी पल एक बड़ी लहर आती है और नाव पलट जाती है। चारों दोस्त पानी में गिर जाते हैं। वे तैरकर नाव तक पहुंचते हैं और उसे सीधा करने की कोशिश करते हैं। पहले अलग अलग तरफ से, चारों एक ही तरफ से जोर लगाते हैं, लेकिन नाव सीधी नहीं होती। विल कहता है कि लंगर की रस्सी काटनी होगी, क्योंकि वही नाव को नीचे खींच रही है। मार्क्विस पानी में गोता लगाता है, रस्सी पकड़कर ऊपर लाता है और नाव के प्रोपेलर से उसे काटने लगता है। सब एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। इस बीच मौसम और भी खतरनाक होता जाता है, लेकिन सिर्फ वॉइसमेल ही छोड़ पाती है। 5 घंटे की कोशिश के बाद भी वे नाव को सीधा नहीं कर पाते। आखिरकार वे मान लेते हैं कि नाव अब नहीं पलटेगी। नाव के अंदर कूलर होते हैं, जिनमें खाना और पानी रखा होता है। अंदर लाइफ जैकेट भी होनी चाहिए थी। उन्हें नीचे गोता लगाकर निकालना होगा। सबसे पहले कोरी नीचे जाने की कोशिश करता है। वह आसानी से तैरने के लिए अपनी टी-शर्ट उतार देता है, जिसे निक गलत फैसला मानता है। कोरी नीचे जाता है और एक लाइफ जैकेट निकाल लाता है। नीचे और भी जैकेट थी। फिर विल गोता लगाता है और एक और लाइफ जैकेट ऊपर लाता है। नीचे फ्लेयर भी थे। मार्क्विस गोता लगाता है और एक फ्लेयर निकाल लाता है। तभी उन्हें पास से गुजरता हुआ एक जहाज दिखता है। वे सब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं ताकि जहाज का ध्यान खींच सके। निक जल्दी से फ्लेयर जला देता है। वे फ्लेयर दिखाते हैं, लेकिन जहाज उन्हें नहीं देख पाता और आगे बढ़ जाता है। सब बहुत निराश हो जाते हैं। निक को अपना बैकपैक याद आता है, जिसमें सबके मोबाइल फोन है। दूसरी तरफ पाउला निक की माँ से कहती है कि अभी तक लड़कों से कोई संपर्क नहीं हो पाया है और हमें किसी को फोन करना चाहिए। निक नीचे गोता लगाकर बैकपैक निकाल लाता है। वह 911 पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन समुद्र के बीच में किसी भी फोन में नेटवर्क नहीं होता और आधे घंटे में तूफान पूरी तरह उनके ऊपर आने वाला है। किनारे पर एक पुलिस अफसर समुद्र के पास खड़ी उनकी पिकअप ट्रक को देखता है। वह नंबर प्लेट सिस्टम में डालता है। इसके बाद कोस्ट गार्ड को सूचना दी जाती है। समुद्र में एक बड़ी लहर सबको नाव से गिरा देती है। वे किसी तरह फिर नाव पर चढ़ते हैं। मार्क्विस को बहुत ठंड लगने लगती है। तभी वे एक और बहुत बड़ी लहर की आवाज सुनते हैं। यह लहर उन्हें फिर से नाव से गिरा देती है। सब एक दूसरे को चिल्लाकर पूछते हैं कि नाव कहाँ है। कुछ दिखाई नहीं देता। कोरी नाव को ढूंढ लेता है और सबको बुलाता है, लेकिन अफरा तफरी में विल की टांग कट जाती है और खून बहने लगता है। कोस्ट गार्ड के कैप्टन टिमोथी क्लोज को अपनी पूरी टीम से लगातार अपडेट मिल रहे हैं। वे सबको सतर्क रहने को कहते हैं। चारों आदमी अब 10 घंटे से समुद्र में फंसे हुए हैं। कोरी सबका हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क्विस की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। वह ठीक से सुन भी नहीं पा रहा। वह निक से कहता है कि उसके साथ कुछ हो रहा है।
वह कहता है कि अगर यही अंत है तो शायद यही उसकी किस्मत है। मार्कस को हाइपोथर्मिया हो रहा है, उसे शरीर की गर्मी चाहिए। पाओला का डर बढ़ता जा रहा है, वह बार बार निक को वॉइसमेल छोड़ रही है। मार्कस की पत्नी रिबेका पाओला को फोन करती है, वह भी बहुत डरी हुई है और कोस्ट गार्ड को फोन करने वाली है। उन्हें समुद्र में खोए हुए 20 घंटे हो चुके हैं। मार्कस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वे उसे गर्म रखने के लिए फ्लेयर तक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मार्कस खुद पर काबू खो रहा है। वह कह रहा है, मुझे जाने दो। कोस्टल चीफ को खबर मिलती है कि 4 आदमी समुद्र में गए थे। जब उसे उनकी छोटी सी नाव के बारे में पता चलता है तो उसकी चिंता और बढ़ जाती है। इतने बड़े तूफान में 4 मजबूत आदमी एक छोटी नाव में होना बहुत खतरनाक है, और उनकी मछली पकड़ने की जगह किनारे से 70 मील दूर थी। चीफ कहता है कि हाइपोथर्मिया से मरना सबसे बुरा होता है, और जो लोग बहुत फिट होते हैं, जिनके शरीर में फैट कम होता है, उनके लिए यह और भी ज्यादा खतरनाक होता है। शरीर की नसें सिकुड़ने लगती हैं ताकि दिल तक खून पहुंच सके, जो पहले से ही समुद्री पानी से जहरीला हो चुका होता है। शरीर का कंट्रोल खत्म होने लगता है। ऑक्सीजन की कमी से भ्रम, पागलपन और गुस्सा आने लगता है, और यही सब इस वक्त मार्कस के साथ हो रहा है। वह अपने दोस्तों की मदद के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। चीफ उनकी स्थिति को अलर्ट से बढ़ाकर डिस्ट्रेस कर देता है। वह उन्हें ढूंढने के लिए एक हेलीकॉप्टर और एक जेट भेजता है। समुद्र में फंसे लोग बारिश का पानी पीकर खुद को जिंदा रखे हुए हैं। कॉरी की हालत भी लगातार बिगड़ती जा रही है। ऊपर से कोस्ट गार्ड को खराब मौसम और कम दृश्यता की वजह से पानी के नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वे नीचे उड़ने का फैसला करते हैं। इसी बीच पाओला रेबेका के घर पहुंचती है। रेबेका मार्कस के पुराने जीपीएस को ढूंढ रही होती है, जिसमें शायद उसके मछली पकड़ने की जगह के निर्देश हों। चीफ टिमोथी को उड़ान भर रहे अधिकारियों से अपडेट मिलता है। वे कहते हैं कि इस मौसम में कुछ भी दिख नहीं रहा। बिना किसी निशाने के तलाश करना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। खराब मौसम के कारण उन्हें उड़ान रोकनी पड़ सकती है। चीफ रेबेका को फोन कर बताता है कि उनके विमान ज्यादा देर हवा में नहीं रह पाएंगे। तभी पाओला को जीपीएस मिल जाता है। वे उसे चालू करते हैं और मार्कस की फिशिंग स्पॉट के निर्देश चीफ को दे देते हैं। चीफ तुरंत ये निर्देश अपने अधिकारियों तक पहुंचा देता है। विमान उस जगह पर 5 मिनट में पहुंचने वाला होता है। उधर समुद्र में मार्कस बेहोश हो चुका है। निक उसे पकड़े हुए हैं। विल कॉरी का ख्याल रख रहा होता है। तभी एक तेज लहर निक को पानी के अंदर खींच ले जाती है। विल जल्दी से उस रस्सी को पकड़ता है जो मार्कस से बंधी थी, लेकिन मार्कस फिसल जाता है और पानी में बह जाता है। निक उसे आवाज देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब यही हाल कॉरी के साथ भी होने लगता है। तभी उन्हें ऊपर से उड़ता हुआ एक विमान दिखाई देता है, लेकिन विमान से नीचे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा होता। निक अपने पास मौजूद टॉर्च जलाता है ताकि कोस्ट गार्ड उन्हें देख सके, लेकिन नीचे कुछ भी नजर नहीं आता और मौसम और बिगड़ने लगता है। चीफ को विमान वापस बुलाने का आदेश देना पड़ता है। तभी एक अधिकारी को नीचे कहीं टॉर्च की हल्की झलक दिखती है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता। वे एक बार फिर नीचे स्कैन करते हैं, पर कुछ नहीं दिखता। उस रोशनी को आसमान की बिजली के पानी से टकराने का असर मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। विमान वापस लौट जाते हैं। एक और लहर आती है और सभी फिर से पानी में डूब जाते हैं। पाओला और रेबेका को खबर मिलती है कि विमान लौट आए हैं और अब तूफान शांत होने के बाद ही फिर खोज होगी। वे एक दूसरे से कहती हैं कि हमें विश्वास रखना होगा कि सब ठीक होगा। टिमोथी कहता है कि जल्द ही दिन की रोशनी हमारे साथ होगी। वह पूरे हालात की जानकारी यूएसएस टॉर्नेडो को भी देता है। अब यूएसएस टॉर्नेडो समुद्र के रास्ते उन्हें खोजेगा। पूरे क्रू को आदेश दिया जाता है कि आंखों से पानी पर नजर रखें, क्योंकि ऐसे मौसम में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अक्सर काम नहीं करते। उधर निक और विल अब कॉरी को भी खो चुके होते हैं। वे उसका नाम चिल्लाते हैं, उम्मीद करते हैं कि वह सुन ले और वापस आ जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। विल कहता है, हम उनसे बड़े थे, मजबूत थे, बेहतर थे, फिर भी ये हालात हम पर भारी पड़ गए। निक कहता है, हमारे शरीर में चर्बी नहीं थी जिससे हमें नुकसान हुआ, और मेरे पास ये भारी जैकेट है जो पूरी तरह भीग चुकी है, लेकिन फिर भी थोड़ी गर्मी दे रही है। इसी वजह से हमें तुम्हें ढकना होगा। हमें नाव से कुछ लेना पड़ेगा। लेकिन विल नीचे जाने से मना कर देता है। तभी उन्हें अपने आसपास 3 शार्क तैरती हुई दिखती हैं और विल से खून बह रहा होता है। विल के सैंडविच पानी की सतह पर तैर रहे होते हैं। वह उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सैंडविच बह जाते हैं। थोड़ी देर में चारों लोगों के समुद्र में लापता होने की खबर मीडिया में फैल जाती है। एक लहर फिर से निक और विल को नाव से नीचे गिरा देती है। वे किसी तरह वापस चढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही उठते हैं दूसरी लहर उन्हें फिर गिरा देती है। बार बार ऐसा होने से वे पूरी तरह थक जाते हैं। निक नाव के प्रोपेलर के पास से एक रस्सी निकालता है और विल से कहता है, खुद को नाव से बांध लो, हमें इससे जुड़े रहना होगा। दोनों खुद को नाव से बांध लेते हैं। अब जब लहरें आती है तो वे नाव से गिरते नहीं हैं। निक की माँ कोस्ट गार्ड मुख्यालय पहुंचती है और गुस्से में पूछती है, मेरे बेटे और उसके दोस्तों को ढूंढने कोई बाहर क्यों नहीं गया? चीफ बताता है कि 200 लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन खराब मौसम में पायलटों को फिर से उड़ान पर भेजना उनकी जान जोखिम में डालना होगा। निक की माँ पूछती है, क्या मेरा बेटा मर गया है? चीफ के पास कोई जवाब नहीं होता। वह बस पूछता है, क्या आप ऐसा मानती है?
वह कहती है नहीं। रस्सी की मदद से वे फिर नाव पर चढ़ते हैं। उन्हें एक और हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखता है। वे चिल्लाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर उन्हें देख नहीं पाता। बहुत थके होने के कारण दोनों को नींद आने लगती है। विल की हालत और बिगड़ जाती है। विल खाना ढूंढने के लिए नीचे गोता लगाने का फैसला करता है। निक अपनी रस्सी खोल नहीं पाता। विल उससे कहता है तुम ऊपर ही रहो, और अकेला नीचे जाता है। वह वापस आकर एक ड्रिंक और प्रेट्जेल्स का पैकेट लाता है। दोनों थोड़ा सा खाते हैं। अचानक विल को सामने जमीन दिखाई देती है। निक भी कुछ देखता है। वे अपनी फोन निकालकर 911 पर कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नेटवर्क नहीं मिलता। निक कहता है कहीं हम बस भ्रम तो नहीं देख रहे। विल कहता है दो लोग एक ही चीज कैसे भ्रम में देख सकते हैं। वे इसकी ओर तैरने लगते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। उल्टा वे एक दूसरे से दूर बहने लगते हैं। उन्हें अपनी नाव भी नहीं दिखती। बहुत मुश्किल से किस्मत से दोनों फिर नाव तक पहुंच जाते हैं। चीफ टिमोथी को सबसे अपडेट मिल रहे हैं, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा। समुद्र में फंसे हुए 30 घंटे हो चुके हैं। विल बिल्कुल चुप हो जाता है। वह कहता है मैं सोच रहा हूं कि मेरी अंतिम संस्कार में लोग क्या कहेंगे। उसने लगभग हार मान ली है। वह बार बार बड़बड़ाता है कि अगर उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से शादी कर ली होती तो वह इस ट्रिप पर आने नहीं देती। विल रोने लगता है और निक से कहता है क्या तुम मेरे माता पिता को बता दोगे? निक कहता है तुम खुद उन्हें बताओगे। लेकिन विल बेहोश होने लगता है और बार बार कहता है मेरी माँ को बताना, मेरी माँ को बताना। उसे भी कोरी और मार्किस की तरह बहुत गर्मी लगने लगती है। निक उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक लहर उसे दूर धकेल देती है। निक रस्सी खींचकर उसे वापस लाता है, मगर अगली लहर विल को अपने साथ बहा ले जाती है। निक नाव पर अकेला रह जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। दोनों कोस्ट गार्ड विमान लौट चुके हैं, लेकिन चीफ सबको हार मानने से रोकता है। वह कहता है उम्मीद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यूएसएस टॉर्नेडो पर मौजूद नाविक छुट्टी मिलने के बाद भी कुछ मिनट और खोज जारी रखते हैं। पाउला निक को वॉइसमेल छोड़ती है। वह कहती है मुझे उम्मीद है तुम ठीक हो, लेकिन अब लगने लगा है कि शायद मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी, और ये बहुत दुख देता है। पाउला बाहर जाती है और रोते हुए निक की माँ को गले लगा लेती है। निक की माँ कहती है मुझे महसूस हो रहा है कि वह अभी भी कहीं जिंदा है। उधर समुद्र में निक नाव के प्रोपेलर को पकड़े हुए होता है। उसे होश आ जाता है। वह अपने पीछे एक जहाज देखता है। पूरी ताकत जुटाकर वह हाथ हिलाता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पाती। वह जहाज की तरफ तैरने का सोचता है, फिर अचानक रुक जाता है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी और माँ आसमान की ओर देखकर उससे बातें करती है। समुद्र में निक भी उन्हीं के बारे में सोच रहा होता है। वह अपना बैग लटकाता है और चुपचाप नाव में बैठ जाता है। अगले दिन उसे अपने दोस्तों की यादें सताने लगती है। उनके मरने के दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। वह रोने लगता है। निक नाव से बंधी रस्सी खोल देता है। वह भी हार मान चुका होता है, लेकिन तभी यूएसएस टॉर्नेडो के क्रू की नजर उस पर पड़ जाती है। चीफ टिमोथी बिना समय गवाए हेलीकॉप्टर भेज देता है। निक अपनी आंखें खोलता है और मदद को आते देखता है। कोस्ट गार्ड वहां पहुंचता है और उसे ऊपर खींच लेता है। निक को हेलीकॉप्टर से ले जाया जाता है। कोस्ट गार्ड बहुत खुश होते हैं। जब उन्हें उसका नाम पता चलता है तो वे उसके परिवार को सूचना देते हैं। कोस्ट गार्ड बाकी 3 लोगों की तलाश भी नहीं छोड़ता। वे 3 दिन तक खोज करते हैं, लेकिन उनकी लाशें भी नहीं मिलती। इस हादसे में सिर्फ निक ही जिंदा बचता है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है। कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।